हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो अपना लेक्चर हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सर, आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये है सर आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। बेटा, कैपेसिटर के बारे में आप लोगों ने पहले से सुन रखा होगा। इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं कंडेंसर। ये आपके घर के जो सीलिंग फैंस होते हैं उसमें पाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होता है बट कंडेंसर का यूज जो होता है फैंस में ज्यादा होता है, तो वहां आप लोगों ने इस नाम से तो सुना ही होगा। कैपेसिटर भले ना सुना हो, कंडेंसर आप लोगों को पता होगा। तो बेटा देखो, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे हाई लेवल की ओर अप्रोच करेंगे। आपके एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं और आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं तो उनको मैं कवर करूंगा। जैसे आपकी बुक में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में शायद नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर लेंगे। तो जिस सीक्वेंस में, जिस सीरीज में एनसीईआरटी में दिया हुआ है हम उसी में फॉलो करेंगे, एंड जो भी माइनर डिटेल्स होंगी वो मैं आपको बताते चलूंगा। ओके सर, तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो बेटा, कैपेसिटर क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। सबसे पहले तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है विच इज यूज टू स्टोर एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसे स्टोर करता है? बाय स्टोरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा, तो अभी तक आपको क्या मिल गया कि सर कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच वी यूज टू स्टोर एनर्जी बाय स्टोरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। तो मतलब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए बाय स्टोरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। तो ये तो इसकी क्वालिटी वाइज हो गई डेफिनेशन। अब अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन देखो तो आप इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हो कि सर जो आपका कैपेसिटर होता है वो दो कंडक्टिंग प्लेट से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से बहुत ही कम गैप पे रखी होती हैं और उस गैप में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर कहते हैं। अभी आपको सारी डेफिनेशन रिटर्न में मिल जाएंगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक आइडिया समझो कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी बेटा और उनके बीच बहुत ही मिनिमम गैप होगा, ठीक है, बहुत छोटा गैप होगा और इस गैप में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होगा। अब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं ये आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन के टैब में मिल जाएगी। तो चलिए सर, अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जो आपका कैपेसिटर है इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। सो बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया है वही चीज है। ये एक डिवाइस है विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। सिंपल। अब ये दूसरा जो इसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर वाइज डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा है कि इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स का, बेसिकली दो कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी विथ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन देम, और ये जो गैप है फिल्ड विथ एनी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखो यहाँ लिखा है कि इसको किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर सकते हैं। सही बात है, फिल करने को आप कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर सकते हो। लेकिन बेटा जब हम कोई डिवाइस इन्वेंट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि वो डिवाइस जिस काम के लिए बनी है उस काम को करने में उसकी इफिशियंसी अच्छी हो। तो हम ऐसा कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल तो नहीं यूज करेंगे जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत वीक हो। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब हम ऐसे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को यूज करते हैं जो पर्पस को फुलफिल कर सकें। अब डाई इलेक्ट्रिक्स का मेन काम क्या होता है कैपेसिटर में वो हम आगे समझेंगे। सब कुछ आ रहा है, अभी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं वरना फिर अपना टॉपिक पीछे रह जाएगा, हम लोग बातें करते करते आगे निकल जाएंगे। सो बेसिकली बेटा ये डेफिनेशन आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ये वाली या ये वाली, दोनों में से कोई भी, ये भी लिख सकते हो बट ये दोनों ज्यादा सुटेबल है। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन देम प्लेस्ड इन द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। सेम यही चीज है, एक्टिव पैसिव का डिफरेंस है बस, यही समझो, ठीक है। मतलब ये एक सिस्टम होता है दो कंडक्टर्स का और वो दोनों कंडक्टर्स एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की वजह से सेपरेटेड होते हैं और ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल उन दोनों कंडक्टर्स के बीच का जो स्मॉल गैप होता है उसमें भरा रहता है। तो बात वही है, बस घुमा फिरा के लिखा गया है, ठीक है। और ये जो एनर्जी स्टोर करते हैं बेटा ये किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपको पता है ना? पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल की, किसी चार्ज की या जो भी, वो उसकी पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा तो आप ये अक्सर ऑब्जर्व करते होगे, आपने गुलेल खेली होगी, कैटापुल्ट बोलते हैं उसको, तो आप देखो क्या होता है उसमें, ऐसे एक वाई शेप होता है स्ट्रिंग और इसमें रबड़ लगा होता है और आप उसको स्ट्रेच किए रहते हो। यहाँ पे कोई कागज का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा आप रखते हो, फिर जैसे ही आप अपना हाथ रिलीज करते हो तो ये बहुत तेजी से आगे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो रबर बैंड है उसको उसकी नॉर्मल पोजीशन से स्ट्रेच किया है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। आपने स्ट्रेच करने के लिए वर्क किया और वो वर्क स्टोर हो गया है।
फिर जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स वाला फैक्टर हटाते हो, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब बेसिक्स हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, इसके बारे में बात करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब देखो आजकल जो कैपेसिटर होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के बन रहे हैं, डिफरेंट साइज के बन रहे हैं, और उनके बीच का जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो भी वेरी करता है कि वो उन्हें कैसा काम करना है। तो वो सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना समझ लो कि जो आज के कैपेसिटर होते हैं उनकी शेप अलग होती है, साइज अलग होती है, और उनके बीच का जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो भी अलग होता है। तो जो सबसे कॉमनली यूज डाई इलेक्ट्रिक्स हैं उनके मैं नाम लिख दिया हूँ, कहीं नाम आ जाए तो घबरा मत जाना। पोर्सिलिन, माइका, ग्लास, प्लास्टिक। ये बेसिकली चीनी मिट्टी होता है पोर्सिलिन, ठीक है। सिरेमिक जो होता है चीनी मिट्टी, इसको याद रखना। ओके, अब बेटा एक बात बताओ, जैसे एक कैपेसिटर है, आपने बोल दिया कि सर एक कैपेसिटर है, मान लो कि ये एक कैपेसिटर है, अभी के लिए जो बॉक्स है ये कैपेसिटर। तो बेटा कैपेसिटर का काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट चार्जेस आप इसमें स्टोर कर लोगे या इनफाइनाइट एनर्जी आप इसमें स्टोर कर लोगे, कुछ तो इसकी लिमिट होगी। जैसे अगर आपके पास एक वेसल है, एक छोटा सा वेसल है, अगर इसकी वॉल्यूम 500 ml है, तो आप इसमें कोई भी लिक्विड 500 ml तक ही भर सकते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आप 1000 ml भर दोगे। तो ये इसकी कैपेसिटी है। उसी तरीके से एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है या कितने चार्जेस को होल्ड कर सकता है, कितने चार्जेस को स्टोर कर सकता है, वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाती है, ठीक है। यही आगे डेफिनेशन में दिया हुआ है। द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस और टू स्टोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है फैरेड। इसकी डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो अभी हम आगे देखेंगे, जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो हम इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है सर। आइए आगे। अब देखो बेटा, कैपेसिटर पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले एकदम आराम से छोटी छोटी बातें समझते हैं। बेटा जैसे देखो, ये एक कंडक्टर है, मान लो कोई कंडक्टर है, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ। अब बेटा एक बात बताओ कि अगर इस पे मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूं, कहां से दे रहा हूं वो अभी आगे बताऊंगा, अभी बस ये समझो। अगर मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दूं और इसके बगल में मैं एक और कंडक्टर रख दूं, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं कंडक्टर के, जो कंडक्टर की बॉडी के अंदर मूव करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं या फ्री होते हैं विद इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की बॉडी को छोड़ नहीं सकते। तो सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो उस साइड आ जाएगा कंडक्टर के जो पॉजिटिव चार्ज को फेस कर रहा है। मतलब सारा निगेटिव चार्ज इस फेस पे आ जाएगा, ठीक है, और सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? इस फेस पे। अब बेटा अगर हम इसकी अर्थिंग कर दें, अर्थिंग मतलब समझते हो ना, एक लो रेजिस्टेंस की वायर लेके उसको अर्थ से कनेक्ट कर देना, तो बेटा क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या आप बोल सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे चला जाएगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, पर इनको नहीं कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये जो निगेटिव चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये तो नहीं जाने वाले। तो बेटा बात का सिनेरियो क्या बनेगा अब बेटा, क्योंकि इनके बीच का गैप बहुत कम था, तो जितना चार्ज इस पे था, मान लो इस पे क्यू चार्ज था, तो इस पे माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। इसको अगर मैं V1 नाम दे दूं, मतलब पोटेंशियल एट प्लेट V1, और इसको मैं प्लेट V2 बोलूं, तो माइनस क्यू की वजह से V2 क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, दैट इज के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर। और ये जो के क्यू अपॉन आर है ये इटसेल्फ माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आपको क्या मिल गया, 2 के क्यू अपॉन आर। ये रैंडम है, ये एक्सप्रेशन आपको नहीं याद करना है, आपको मतलब बस इस चीज से है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे निगेटिव चार्ज की तरफ। तो मतलब बेटा ये चार्जेस अब हिलने वाले नहीं है। तो बेटा इस तरीके से ये जो चार्जेस हैं ये कंडक्टर की बॉडी पे स्टोर हो जाते हैं। तो बेटा इस तरीके से इन दोनों कंडक्टर्स पे चार्ज आता है, और आपको पता है एक सिस्टम ऑफ चार्ज अगर एक फिक्स डिस्टेंस पे है तो वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करता है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में स्टोर हो जाती है, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि इसके आगे भी काफी कुछ समझना है। ओके बेटा, अब बेटा आओ वर्किंग ऑफ कैपेसिटर पे। हमने ये तो पढ़ लिया भैया कि एनर्जी कैसे स्टोर होती है, पर अब हम देखने जा रहे हैं कैपेसिटर की वर्किंग। ओके सर, तो सर मान लो कि ये एक कंडक्टिंग प्लेट है। ओके, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है। सर आपने इसको एक पॉजिटिव चार्ज दिया, सपोज करो आपने इसको Q1 चार्ज दिया, और Q1 चार्ज की वजह से इस पे एक पोटेंशियल जनरेट हुआ V1। ओके, फिर सर आपने इसको Q2 चार्ज दिया, तो अब Q1 प्लस Q2 चार्ज की वजह से एक नया पोटेंशियल जनरेट हुआ V2। फिर सर आपने इसको ऐसे ही और सारे चार्जेस दिए, ठीक है।
तो इस पे जो चार्ज आया वो कुछ Q आ गया और Q की वजह से इस पे एक पोटेंशियल V जनरेट हो गया। कंडक्टर की जो सरफेस है वो लिमिटेड है क्योंकि इसका एरिया, इसकी हाइट जो है सब फिक्स है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस की सप्लाई करते रहोगे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी बेटा जब आपका जो चार्ज है वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब इसको आप जितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हो उसको अगर हम कैपिटल Q से डिनोट करें तो वो हो जाएगा और इस पे जो पोटेंशियल होगा बेटा वो V मैक्स होगा। मान लो अभी जब आप इसको फुल चार्ज दे दोगे जितना ये बियर कर सकता है तो ये क्या हो जाएगा, V मैक्स हो जाएगा। तो अब बेटा एक बात बताओ, V मैक्स अगर इसका हो गया मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जो ये एक्वायर कर सकता है, अब इसके बाद अगर आप इसको कोई भी एक्सेसिव चार्ज दोगे तो होगा क्या कि ये जो चार्जेस हैं ये अगल बगल की जो एयर है इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने लगेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आप चार्जेस देते जाओगे स्पार्किंग होगी इसमें। ये सेम प्रोसेस आप देख सकते हो लाइटनिंग वाला जो नेचर में होती है, वो लाइटनिंग इसी तरीके से होती है। तो बेटा अब एक बात बताओ, आपको कैपेसिटर है बनाना है तो आपको क्या करना है कि कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा हम चार्ज स्टोर कर पाए, ये हमारा गोल है। अब देखो बेटा हम वी मैक्स को तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये तो इस पर्टिकुलर जो कंडक्टर है उसकी इस शेप और इस साइज के लिए फिक्स होगा, ये नहीं बढ़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इसका जो वोल्टेज V है उसको V मैक्स के बराबर ना पहुंचने दो, मतलब आप इसका जो वोल्टेज है उसको कम कर दो। अच्छा वोल्टेज कम कैसे करेंगे सर? तो क्या करते हैं, इसके बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर लेते आते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर लेते आते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ओके, और इनके बीच में वैक्यूम है। अब बेटा क्या होगा, जो निगेटिव चार्जेस हैं वो तुरंत इस साइड आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस साइड आ जाएंगे। फिर से हमने अर्थिंग करी और एज ए रिजल्ट ऑफ अर्थिंग क्या हो जाएगा, ये सारे चार्जेस डिसअपियर हो जाएंगे, ये सारे चार्जेस डिसअपियर हो जाएंगे। जब ये सारे चार्जेस बेटा डिसअपियर हो जाएंगे तो जो नई कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी कि इस पे प्लस क्यू चार्ज अगर टोटल है तो इस वाली प्लेट पे जो इंड्यूस चार्ज होगा वो कितना होगा, माइनस क्यू होगा दोनों पे। और इनकी वजह से एक बढ़िया सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना। ठीक है, और बेटा देखो जब आप ध्यान से समझो इसको, इस पे पोटेंशियल जो V था पॉजिटिव चार्ज की वजह से था, तो निगेटिव चार्ज की वजह से भी इसमें कुछ पोटेंशियल में रिडक्शन होगा क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब एक पॉइंट पे अगर पॉजिटिव पोटेंशियल V1 लग रहा है और निगेटिव पोटेंशियल V2 लग रहा है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा V1 प्लस माइनस V2। अब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है वो निगेटिव पोटेंशियल है, सिंपल V1 माइनस V2 कर दोगे तो मतलब जो नेट रिजल्ट आया वो घट गया, जो नेट रिजल्ट आया वो घट गया, समझे। तब अब बेटा जब इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, सेम शेप और साइज में आप और ज्यादा चार्जेस को फिल अप कर सकते हो, मतलब आपने इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया। तो बेटा यहां से आपको एक रिलेशन निकल के आया, बेटा जो कैपेसिटर के लिए चार्ज Q होता है, किसी कैपेसिटर को आप जो चार्ज Q देते हो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के। ये वोल्टेज क्या होता है बेटा, ये V जो होता है ये वोल्टेज डिफरेंस होता है। और इस कंडीशन में भी बेटा जो कैपेसिटर पे नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है क्योंकि कैपेसिटर की एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। तो एज ए सिस्टम अगर आप नेट चार्ज देखोगे तो क्या आएगा, जीरो। कैपेसिटर पे नेट चार्ज जो है वो जीरो है। ठीक है, अब बेटा आपको ये समझ में आ गया कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज हम दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हुए इसको CV लिखा गया, जहां पे C ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स है इनका कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V निकल के आया। अब बेटा इसकी अगर आप यूनिट निकालो तो Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो अगर आप यहाँ 1 कूलम रख दो और नीचे जो वोल्ट है उसको 1 वोल्ट रख दो, ठीक है वोल्टेज, तो C की यूनिट निकल के आती है 1 फैरेड। ओके, 1 फैरेड, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। मतलब बेटा अगर आप कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज की सप्लाई करते हो और उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट से बढ़ जाता है तो हम बोलेंगे कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है, जो कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी 1 फैरेड है।
अब देखो ये जो 1 फैरेड होता है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब ये आपको मैं अभी आगे जब स्फेरिकल कंडक्टर बताऊंगा, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर बताऊंगा, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि फैरेड कितनी बड़ी यूनिट होती है। तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, इसकी बेटा जो एसआई यूनिट होती है वो क्या हो गई, फैरेड। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 L-2I² और 4। ठीक है, याद रहेगा, इसको आप आई लिखो या ए लिखो, एम्पियर भी लिख सकते हो करंट की जगह। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं है, इतना याद रहेगा। अब बेटा आओ स्फेरिकल कंडक्टर पे। ओके, अब देखो बेटा स्फेरिकल कंडक्टर ये एक सिंगल बॉडी है। ठीक है, इसके साथ देने के लिए कोई और नहीं है। तो आप इस पे जो भी चार्ज दोगे बेटा, मान लो इस पे आपने प्लस चार्जेस दिया, प्लस क्यू, टोटल चार्ज आपने इस पे प्लस क्यू दिया, तो ये प्लस क्यू क्या होगा, इसकी पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आपको पता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी, ये सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। और आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो, ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि सारा चार्ज, नेट चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब इस स्फीयर के सेंटर पे टोटल प्लस क्यू चार्ज है, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। मतलब जो भी आप इस कंडक्टर को चार्ज दोगे वो इसकी सरफेस पे आ जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। लेकिन आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये जो सारा चार्ज है ये एक पॉइंट पे सिचुएटेड है जो कि स्फीयर का सेंटर है। अब बेटा अगर ये सेंटर है तो इससे दूर किसी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P है जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस R है, तो इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा बेटा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ओके, अगर बेटा इस पॉइंट P को हम खींच के इसकी सरफेस पे लेके चले आए, तब बेटा इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्फीयर की रेडियस आप R मान लो। ठीक है, अब अगर ये जो पॉइंट P है इसको हम दूसरा नाम दे दें, सपोज करो A नाम दे दिया हमने इसको, तो अब सेंटर से पॉइंट A के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो क्या बेटा हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो बेटा अभी आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू Q/V, V की वैल्यू पुट कर दो, C इज इक्वल टू Q/1/4πε0 Q/R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C क्या आ गया, 4πε0 R। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के देखो तो क्या आ जाएगा, C इज प्रोपोर्शनल टू R। मतलब ये कैपेसिटर की रेडियस पे डिपेंड करेगा। समझ में आई बात बेटा। देखो यहां से अगर आप देखना चाहो तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखना। अब देखो बेटा जो कैपेसिटेंस होता है ये चार चीजों पे डिपेंडेंट होता है। पहला, शेप ऑफ कैपेसिटर। ओके, दूसरा, साइज ऑफ कैपेसिटर। तीसरा, मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ये भी इसको इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, बस ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा चौथा होता है प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर। इनको आप नोट कर लेना, ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये काम की चीज है। अब आओ बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे चलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो देखो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें जो दोनों प्लेट्स होती हैं बेटा वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ दूसरी प्लेट की होगी, जितनी इसकी विड्थ होगी उतनी ही दूसरे प्लेट की विड्थ होगी। ठीक है, मतलब सब कुछ। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत स्मॉल होता है, इनका एरिया सेम होता है। तो अगर यहाँ पे ए मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ प्लेट्स, अब ये कैसी प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। कोई दिक्कत बेटा। अब देखो बेटा आपने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जनरेट किया और आपने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज जनरेट किया, कोई दिक्कत, मतलब इस पे पूरा प्लस क्यू चार्ज आया है, इस पे माइनस क्यू चार्ज आया है। अब बेटा जो ए है वो आपके जो इनके बीच की डिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा। तो मतलब आप ये जो प्लेट्स हैं इनको यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेट की तरह कंसीडर कर सकते हो। आपको याद है जब हमने गॉस लॉ पढ़ा था बेटा, तो वहां पे हमने एक केस पढ़ा था गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ थिन प्लेन शीट, याद है आपको। मतलब वहां पे एक इनफाइनाइट लेंथ की थिन प्लेट शीट होती थी। बेसिकली इनफाइनाइट नहीं होता है वो, कंपेरेटिवली इनफाइनाइट होता है। जैसे अगर आप एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर कर रहे हो और ये जो लेंथ है इनके बीच का जो गैप है उसको आप mm में मेजर कर रहे हो,
तो कंपेरेटिवली वो इनफाइनाइट कैसे बोला जाता है? इनफाइनाइट ऐसा कुछ होता नहीं है, वो कंपैरिजन नहीं होता है। तो बेटा एक बात बताओ, इस चार्ज की वजह से, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, क्योंकि ये कंडक्टर है तो सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेटा ये जो प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो प्लेट 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? Q बाई ए। इसको हम सिग्मा 1 नाम दे रहे हैं, मतलब प्लेट 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? माइनस Q बाई ए, क्योंकि एरिया दोनों का सेम है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बेटा आपको ये बताया गया है कि अगर ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो बेटा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो प्लेट 1 के लिए क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिग्मा 1 या सिग्मा 2 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहां से देखो मॉड ऑफ सिग्मा 1 क्या है? Q बाई ए। मॉड ऑफ सिग्मा 2 क्या है? Q बाई ए। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगी, मतलब प्लेट 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो किधर जाएगी? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। यानी कि E1 की डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, मतलब फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2। अब देखो बेटा जो E2 है, E2 वो बेटा किधर से किधर जा रही है? वो बेटा निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती है। करती है? ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है? निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर जा रही है? फ्रॉम 1 टुवर्ड्स 2। तो मतलब बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी? E1 प्लस E2। आप समझ में आया मैंने मॉड क्यों लिया? क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड ही होना है। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या निकल के आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बेटा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा एक बात बताओ मुझे एकदम ध्यान से आराम से, बेटा आपने ये पढ़ा हुआ है माइनस डीवी बाई डी आर। इस एक्सप्रेशन का मतलब समझते हो आप? इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता जाएगा पर यूनिट लेंथ। समझे? मतलब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मान लो ई है, यहां जाते जाते ई डैश हो गई, तो आपको क्लियरली पता है कि ई इज ग्रेटर देन ई डैश होगा। ठीक है, ई इज ग्रेटर देन ई डैश होगा। अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है बेटा मान लो वो वी है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वी डैश है। तो आपको ये भी क्लियरली पता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वी इज ग्रेटर देन वी डैश होगा, क्लियरली, क्योंकि ये माइनस चार्ज की वजह से है, ये प्लस चार्ज की वजह से है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है। ठीक। अब बेटा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जैसे जैसे मूव कर रहे हो, पर यूनिट लेंथ आप निगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, मतलब आप पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हो। तो इसीलिए ये रिलेशन आया E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, जहां पे माइनस साइन यही बताता है कि बेटा जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग मूव करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ घटते जाएगा। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी डिस्टेंस की बात हो रही है। तो जो दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की वजह से, वो किसके बराबर होगी? वो पोटेंशियल V और बाई डी इसके बराबर होगी। तो अब हमें अगर पोटेंशियल चाहिए बेटा इन दोनों प्लेट के बीच का, और ये पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ जब दो प्लेट्स हैं उनका पोटेंशियल मतलब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा E इंटू डी के बराबर, E इंटू डी के बराबर। अब बेटा आपको ये मिल गया कि इनके बीच का जो पोटेंशियल V है वो किसके बराबर है? E इंटू डी के। और E की वैल्यू अभी आपने निकाली है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यानी कि सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये आ गई V की वैल्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से आपको क्या पता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो बेटा यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें। चलिए सर, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बेटा सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यही होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों में से किसी भी प्लेट की ले लें, हमें साइन से तो कोई मतलब है नहीं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो सिग्मा क्या आ गया, चार्ज पर यूनिट एरिया। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी तक आपका क्या निकल के आया है, क्यू अपॉन सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला आएगा, यहाँ पे क्यू रहेगा। सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई बेटा, क्यू बाई ए इंटू डी। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल, और सिग्मा की वैल्यू क्या निकल के आई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहां से देखो बेटा, अगर आप एप्सिलॉन को हटा दो तो क्या निकल के आएगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दैट इज जो कंडक्टिंग प्लेट्स है, जो कैपेसिटर के दोनों कंडक्टर्स है, वो जो प्लेट्स है, उनका एरिया आप जितना बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है, और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D, मतलब जैसे जैसे आप दोनों प्लेट्स के बीच का गैप बढ़ाओगे कैपेसिटेंस जो है वो कम होते जाएगा, और जैसे जैसे आप उनके बीच का गैप कम करोगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ते जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई? तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। एक छोटी सी चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो उसको आप देख लो। मैंने कहा अगर मैं आपको पहले बता देता तो आपका शायद ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाता। अब वो चीज मेरा मन है आपको बताने का, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो बेटा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस चार्जेस हैं, प्लस माइनस चार्जेस हैं, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। बेसिकली दोनों न्यूट्रल हैं। अब बेटा मैंने आपको बोला था कि बेटा इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब समझो। आप किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज नहीं दे सकते, आप बस ये कर सकते हो कि उनके इलेक्ट्रॉन्स को आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेटा जब इस पे नेट चार्ज जीरो है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। यहाँ पे अगर हम प्लस वी लेते हैं पोटेंशियल तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, लो पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो गया, हाई पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन किधर होती है बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट होती है। तो मतलब सर करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इसको अगर मैं आई बोलूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर। ठीक है, अभी के लिए इसको यहीं पे रोको। अब बेटा अगर हमें ये जो न्यूट्रल सरफेस है इसका भी पोटेंशियल जीरो मान लो, इसमें हमें निगेटिव चार्ज देना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक निगेटिव टर्मिनल ले आएंगे पावर सोर्स का। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल आप मान लो माइनस वी है। ओके, अब बेटा जब यहाँ माइनस वी पोटेंशियल है तो ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और अंदर जाएंगे। ठीक है, बात समझो। जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया कि बेटा अर्थिंग कर देंगे और इसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, वो सब हो कहाँ से रहा था, ये उसका फिगर है कि यहाँ से हो रहा था सर। अब बेटा यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ निगेटिव टर्मिनल कैसे आएगा, तो बेटा ये पूरा सर्किट बनेगा। मतलब आपने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, जिसका टोटल वोल्टेज 2V वोल्ट है। अब आप जैसे ही बैटरी को कनेक्ट कराओगे तो जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, मान लो उसका पोटेंशियल V है, यही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, यही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, क्योंकि कोई लोड तो है नहीं। तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल V हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल V हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो सारे निगेटिव चार्जेस थे वो कहाँ चले गए, वो इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ चले गए। और यहाँ पे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा वो कहाँ चले गए, वो इधर की तरफ चले गए, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल था और यहाँ पे V इज इक्वल टू जीरो हाई पोटेंशियल है एज कंपेयर टू निगेटिव पोटेंशियल। तो बेटा ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कब तक इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कब तक इधर आएंगे,
जब तक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। क्योंकि पोटेंशियल जो होता है बेटा, वो अगर दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो करंट फ्लो को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, मतलब करंट फ्लो को सपोर्ट करेगा। तो यहां से इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव टर्मिनल तक जाना कब बंद करेंगे? जब इसका पोटेंशियल और प्लेट का पोटेंशियल बराबर हो जाए। और यहाँ भी वही चीज होगी, जब इसका पोटेंशियल माइनस वी हो जाए। मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाए? डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है? 2v। वी माइनस माइनस वी। जब ऐसा हो जाएगा तो उस पॉइंट पे क्या होगा बेटा? उस पॉइंट पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर रुक जाएगा और इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना होगा हो जाएगा, इस पे जितना निगेटिव चार्ज इंड्यूस होना होगा हो जाएगा। अब बेटा दूसरी बात, ये पहली चीज हो गई कि चार्ज कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, जो मैं आपको अभी तक बता रहा था अर्थिंग। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, ये रियल फिनोमेना होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे आपने अगर एक थिन प्लेट ली है, आपने अगर एक थिन प्लेट ली है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली जाएगी और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? किधर होगी? और ये वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप गॉस लॉ से निकाल चुके हो। लेकिन बेटा, क्या ये सिर्फ इधर जाएगी? ये इधर क्यों नहीं जाएगी? इधर भी तो जानी चाहिए। जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए सर। लेकिन इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सर आपने क्यों मेंशन नहीं की? क्योंकि देखो बेटा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर है। इसका मतलब जितना चार्ज यहाँ पे है पॉजिटिव, उतना ही चार्ज यहाँ पे है पॉजिटिव। इसका सिंपल सा मतलब है। ठीक है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ओके, तो मतलब अगर आप इन सब चीजों को देखो तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अगर r सेम है, दोनों के बीच का r सेम है, तो बेटा एक बात बताओ, जितना चार्ज यहाँ पे होगा पॉजिटिव, उतना ही चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे होगा। तो बेटा यहाँ से भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना, जिसकी डायरेक्शन इधर होगी। और वो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकलेगी वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी तो कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली जब आप निगेटिव चार्ज की बात करते हो बेटा, तो निगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है बेटा? प्लेट में देखो, निगेटिव चार्ज में फील्ड जो होती है हमेशा प्लेट की तरफ आती है। तो यहाँ तो आ ही रही थी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी आ रही थी और इसकी इटसेल्फ भी थी, जो हमने प्लेट्स बनाई थी ऐसे, याद आया अभी? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इधर जा ही रहा था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और निगेटिव चार्ज की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जा रहा था। इसीलिए टोटल क्या बन गया था? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन बेटा इधर से भी तो आएगी ना, दोनों तरफ से आएगी। लेकिन फिर से वही बात बेटा, जितना निगेटिव चार्ज यहाँ उतना निगेटिव यहाँ, जितना निगेटिव पोटेंशियल इस टर्मिनल पे उतना निगेटिव पोटेंशियल इस टर्मिनल पे। तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में भी तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। देखो ना बेटा, यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ भी माइनस क्यू चार्ज होगा। यहाँ माइनस क्यू चार्ज का मतलब आप उसको यहाँ भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जाएगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की होंगी, पर उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो वो कैंसिल हो जाएंगे और ई हो जाएगा 0। समझे? यहां तक बात समझ में आई? तो ये पूरा प्रोसेस था कैपेसिटर का, जो आपको समझना था। बाकी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उनको मैं लास्ट लेक्चर तक ऐड कर दूंगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने पे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, आराम से बिल्कुल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है उसको हम पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद फिर हम सिलेंड्रिकल पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। तो बस अगर वीडियो पसंद आया बेटा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा है यार। काफी मेहनत हुई है इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना भाई। यूट्यूब के 10 वीडियो निकालो जो भी आपके फेमस क्रिएटर्स हैं, और एक बार देखना कि उसमें से किसी ने भी ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि चार्ज कहाँ से आता है, चार्ज कहाँ वैनिश होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होती है तो क्यों कैंसिल आउट होती है। आपके जो भी पॉपुलर आपके यूट्यूबर हों, जो भी आपके टीचर हों, उनका वीडियो कैपेसिटर का जरूर देखना और मुझे बताना कि क्या उन्होंने ये चीज मेंशन करी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।